नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपकी परीक्षा होने वाली है, पेट की, ठीक है? ये जो पेट की परीक्षा होगी, इसमें आपका एक सिलेबस दिया गया है ज्योग्राफी से संबंधित और इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के पड़ोसी देश, जैसे फॉरेस्ट, पहाड़, वन, पहाड़ियाँ और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे नदियाँ और नदी घाटियाँ, इन्हीं टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं शुरू करूँ, इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर लोअर पीसीएस जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के इन बैचेज़ को जॉइन कर सकते हो, ठीक है? ये सारे के सारे बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएँगे, जैसे हिस्ट्री का बैच, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, इसके अलावा यूपी स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, ये सारे के सारे बैचेज़ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। अगर आप हिस्ट्री स्पेशल को जॉइन करना चाहते हैं, तो केडी 02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और पॉलिटी के लिए KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कई सारे बैचेज़ हैं, तो आप अपनी अपनी तैयारी के अनुसार इन बैचेज़ में एनरोल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। इन पर विचार कीजिए और सही उत्तर तक पहुंचिए। सबसे पहले कथन एक को पढ़ो, कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये सतत वाहिनी है। क्या ऐसा सही है? हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, क्या वो सतत वाहिनी है? सतत वाहिनी का मतलब यहाँ पर हमेशा पानी रहता है और इसका कारण क्या है? यहाँ पर अगर हमेशा पानी रहता है, तो जहाँ से इनका उद्गम हुआ है, वहाँ हिमानी है, ठीक है? आम तौर पर ये जो नदियाँ हैं, ये मानसून पर निर्भर नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ सतत रूप से पानी रहता है। पहला वाला सही है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। दूसरा कारण क्या है? कारण में कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है क्या कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है? हिमा हमेशा याद रखो, जो हिमालय की नदियाँ हैं, वो सतत वाहिनी इस वजह से है ताकि वो हिमानी से निकल रही हैं, ठीक है? जैसे गंगोत्री हिमानी, यमुनोत्री से और ये इसका कारण सही नहीं है। हालाँकि कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। इस वजह से ए, आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी पार्ट सही हो जाएगा। सेकंड देखो, दूसरे में कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है और बताइए कि कौन सही है। सबसे पहले कथन एक को पढ़ो। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं, इस वजह से ऊंचा हो रहा है। तो ये भी सही है, टकरा रही हैं और इसका ये सही कारण भी है। चूँकि बार-बार लगातार अ, इसमें टकराहट हो रही है और इसी वजह से ये जो टेथिस मलबा है, ये ऊपर जा रहा है। जैसे आपने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत कुछ पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है? अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये जो हिमालय है, ये किस क्रम का नवीन वलित पर्वत है? सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि ये एक नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये किस क्रम का है, तो क्रम क्या बताओगे? ये है अल्पाइन, अल्पाइन क्रम का है, ठीक है? इसके अलावा इसमें भारतीय प्लेट भी है, भारतीय प्लेट और साथ ही साथ यूरेशियाई, यूरेशियाई प्लेट। ये आपस में लड़ रही हैं, इनमें टकराव हो रहा है और इसी वजह से आपको पता होगा हिमालय आज जहाँ है, वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ पर जो मलबा जमा है, ये ऊपर लगातार उठता जा रहा है, अर्थात टेथिस भूसन्नति के मलबे के उठने से इसका निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण का पूरा प्रोसेस है, हालाँकि वो हम लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे, लेकिन एक छोटी-सी बात याद रखना, टेथिस भूसन्नति, भूसन्नति के मलबे के मलबे के ऊपर उठने से ऊपर उठने से इस हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है? वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर, तीसरे में कह रहा है कि भाई ये जो कथन और कारण दिए हैं इनको पढ़ो और बताइए कि सही उत्तर कौन-सा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। नदियों का जो स्रोत है वो हिमानियाँ हैं, हाँ, ये सही है।
और ये कारण भी सही है, इसलिए अब सही उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही पुष्टि करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में कह रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणियां कौन सी हैं, यही तो पूछ रहा है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है और जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय, या फिर धौलाधार श्रेणी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही उत्तर क्या होगा, देखो चौथे में तीन श्रेणियां दी हैं। एक तो वृहत, वृहत हिमालय, और इसके बाद लघु हिमालय, ठीक है, और इसके बाद शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अच्छा, ये जो तीन है, शिवालिक हिमालय, ये जो तीन श्रेणियां हैं, इनका उत्थान कहते हैं टर्शरी कल्प के अलग अलग चरणों में हुआ है। और इसमें जो सबसे नवी सबसे प्राचीन है वो हो जाएगी वृहत हिमालय। अब यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, वृहत हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पांचवा। कह रहा है कि हिमालय यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। देखो, अगर भारत में हिमालय श्रेणियां ना होती, ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा नेपाल, ये सिक्किम वाला क्षेत्र, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मेघालय, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बांग्लादेश चला गया। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा क्षेत्र है नेपाल का, ठीक है, और ये क्षेत्र आपका चला जाएगा भूटान में। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्षेत्र, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, और ये पटकोई श्रेणी पूरा आप चले जाओगे मिजोरम तक, इस प्रकार से फैला हुआ है। जब ये फैला है तो ये है साउथ एशिया, हालांकि भारत है, लेकिन भारत कहाँ पर है, साउथ एशिया में। उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको पड़ेगा मध्य एशिया, ठीक है, और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा उत्तर एशिया, और यहीं पर एक बड़ा सा देश है रूस, ठीक। रूस से साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ से चलने वाली पवनें, जो शीत पवनें हैं, अगर हिमालय ना होता तो ये भारत में प्रवेश कर जाती। दूसरा, ये जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है भारत में, इस तरह से ये जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, कहते हैं ये जब भारत में प्रवेश करता है तो हिमालय से टकराता है और फिर बारिश करता है यहाँ पे उत्तरी भाग में। अगर हिमालय ना होता तो ये जो मानसून है ये सीधे निकल जाता चाइना के ऊपर, है ना, ये टकराता ही ना, ना बारिश करता। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिक परिवर्तन हैं जो कि हिमालय की वजह से भारत में हो रहे हैं, और सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही हिमालय, नहीं तो चाइना जाने कब का अंदर की तरफ घुसा चला आता। तो खैर, कौन-कौन से परिवर्तन हैं आपको ऑप्शन के हिसाब से सही करना है। देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान में जो जलोढ़ मृदा फैली हुई है, वो मृदा ना होती, क्यों? क्योंकि हिमालय ना होता, और हिमालय की बहुत ऊँची-ऊँची चोटियों पर हिमानियाँ हैं, उन्हीं से तो ये गंगा, यमुना जैसी नदियाँ निकल रही हैं। और अगर ये ना होती, ये हिमालय ना होता, तो ये जो चोटियाँ हैं, जहाँ पर हिमानियाँ हैं या फिर हम कहें स्रोत है जल का, वो ना होता। और इस स्तर से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर स्रोत ना होते, तो फिर गंगा, यमुना जैसी नदियाँ भी ना होती। और फिर ये जो जलोढ़ मैदान विकसित हुआ है जहाँ पर हम और आप रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, है ना, हरियाणा का क्षेत्र, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये भी विकसित ना हुआ होता, ठीक है। तो सिंधु गंगा मैदान में जो जलोढ़ मृदा विकसित हुई है, ये भी ना होती। तीसरे में आओ, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, बिल्कुल सही है। चूंकि मानसून हिमालय से टकरा के वृष्टि कर रहा है, तो अगर हिमालय ना होता तो वापस चला जाता, ऊपर की तरफ भागा चला जा रहा है। अब यहाँ के आदमी आसमान की तरफ देख रहे हैं, पता चला यहाँ का किसान आसमान की तरफ देख रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक। तो ये जो मानसून का प्रतिरूप है, ये आज की तुलना में भिन्न होता, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, डी पार्ट। छठे में आओ, 6 नंबर में कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, दक्षिण से आपको जाना है ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा शिवालिक, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो शिवालिक के बाद हमें मिलेगा
लघु हिमालय, लघु हिमालय, और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा महान हिमालय। ठीक है, अर्थात इसमें सही उत्तर क्या होगा? महान तो पहले मिलेगा नहीं, आपसे कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर जाना है। शिवालिक ठीक है, लघु इसके बाद महान, यही सही हो जाएगा। सातवें में आओ, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो सबसे नवीन कौन सा है? सबसे नवीन देखो, वृहद सबसे पुराना हो गया, फिर लघु आ गया, और इसके बाद आ गया शिवालिक, तो सी पार सही हो जाएगा। आठवें में आ जाओ, आठवां कह रहा है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार, लद्दाख, और इसके बाद काराकोरम। जरा इनको दक्षिण से उत्तर की ओर मिलाओ, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो, जब भी कभी इनको दक्षिण से उत्तर की ओर मिलाया जाएगा तो सबसे पहले नीचे धौलाधार, इसके अलावा जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे आपको मिलेगा जास्कर, और उत्तर की ओर जाओगे आपको मिलेगा लद्दाख, और उत्तर की ओर जाओगे आपको मिलेगा कराकोरम। ठीक है, कराकोरम। अच्छा, ये जो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं, ये तीन श्रेणियां, पता है ये किसका भाग है? कहते हैं ये ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। और ये जो धौलाधार है, ये लघु और मध्य हिमालय में पड़ता है। वापस आ जाओ, अब आप इस तरह से मैच करा लेना। ठीक है, पहले धौलाधार आएगा, इसके बाद फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। आप इस हिसाब से मैच करा लो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम नाइन्थ में चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी, उत्तर की ओर यानी कि आपको दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है ऐसे। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी श्रेणी है, पढ़ो जरा। जास्कर, ये तो सबसे उत्तर में है, ये तो गलत हो गया। जास्कर, पीर पंजाल, फिर कह रहा है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, जस्ट वेट, उत्तर की ओर पीर पंजाल, फिर है जास्कर, लद्दाख, और कराकोरम। जस्ट वेट, जास्कर है, फिर लद्दाख है, हाँ ठीक है, पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, ये सीक्वेंस भी सही है, और इसके बाद कराकोरम है, हाँ ये सही है, बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो, 10वां। कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये शिखर दिए गए हैं, इनको सजाओ। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सजाना है, पहले पूर्व की तरफ चलना है, फिर चलना है पश्चिम की तरफ ऐसे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, एवरेस्ट, ये है नेपाल में। कंचनजंगा, कंचनजंगा के बारे में भी कहा जाता है कि ये इसी क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल और भारत के बॉर्डर में। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अब यहाँ पर समझो, अगर हम चार चोटियां लें, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है, एक ये चोटी है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये चोटी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे जो पूर्व की तरफ है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसके बाद फिर आपको मिलेगा एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आपको एक श्रेणी मिलेगी, इसे कहा जाता है पूर्णा, पूर्णागिरी, और ये है धौला। ठीक है, वापस आ जाओ, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ धौलागिरी, बी पार्ट सही होगा। 11th देखो, क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? अजंता श्रेणी है, पालकोंडा श्रेणी है, कैमूर है, या फिर पटकोई है? याद रखिएगा, इसमें सबसे नवीन पूछ रहा है ना। हम्म, ठीक है, तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं, चाहे कैमूर हो, पालकोंडा हो, अजंता हो, दरअसल ये प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणियां हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, आपको पता होगा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो काफी पुराना है, और ये जो पटकोई श्रेणी है ये पड़ती है इस क्षेत्र में, मिजोरम और नागालैंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र है मिजोरम नागालैंड वाला, ये हिमालय का ही भाग है, हिमालय का। कहा जाता है कि ये जो आप अंडमान निकोबार देखते हो, ये हिमालय की ही कुछ चोटियां हैं जो निचली रह गई हैं, और उन्हीं के टापू अंडमान निकोबार कहलाते हैं। तो खैर, अलग अलग थ्योरीज हैं। अब यहाँ पर आपसे नवीनतम पूछिए तो पटकोई हो जाएगा, है ना, क्योंकि पटकोई हिमालय का भाग है और हिमालय सबसे नवीन है। ठीक, यही सही होगा। और दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पुराना काफी है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि कौन सा
पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से कौन संलग्न है? देखो, अगर आप भारत के मैप का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखो, इस तरह से, यहाँ पर, ये आपको मिलेगा मेघालय, ठीक है? यहाँ पर आपको मिलेगा भूटान, ये क्षेत्र है भूटान का। यहाँ पर आपको चिकन नेक मिलेगा, ये सिक्किम है, सिक्किम के नीचे चिकन नेक मिलेगा, यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपको मिलेगा नागालैंड, नागालैंड के बाद आपको मिलेगा मणिपुर, यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम, मिजोरम के बाद ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय, और यहाँ पर आपको मिलेगा असम, असम बीचों बीच असम है, ठीक है? ये रहा क्षेत्र सिक्किम, सिक्किम। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? देखो, ये जो आप स्टेट्स देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं को मिला के कहा जाता है सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें। सिक्किम अलग है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन है, कहाँ पर पटकोई पहाड़ियां विस्तारित हैं? तो असम में भी है पटकोई पहाड़ियां, मेघालय में भी हैं, इसके अलावा ये फैली हुई हैं। अगर हम जाएं नागालैंड में, यहाँ भी हैं, और मणिपुर में भी आपको मिलती हैं, मिजोरम में भी हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा, यहाँ पर विस्तारित नहीं है। ऑप्शन देखो, नागालैंड में भी है, त्रिपुरा में नहीं है, मणिपुर और मिजोरम हर जगह है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 13 में कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां बताओ मुझे। अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, कार्डमम है, या फिर शेवराएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको लिए चलता हूँ दक्षिण में। दक्षिण भारत का जब आप मैप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसा, जस्ट वेट, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? यहीं पर आपको दिखेगा, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा केरल, और ये आप ऊपर चले जाओगे तो गुजरात, गुजरात के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, और इसके बाद ये क्षेत्र कर्नाटका में आ जाता है। अब ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, तमिलनाडु और केरल, यहीं पर कई सारी पहाड़ियां हैं, चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ठीक? और यही दक्षिण की, अब आओ जरा चर्चा करते हैं दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां। ये जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं, इनमें से 2 3 बातें आप याद रखो। एक तो मैं आपको पहाड़ी बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, ठीक है? नीलगिरी पहाड़ी। अच्छा, ये जो पहाड़ी है ना, कहते हैं कि ये एक स्थलीकृत गांठ है। हालांकि इनके बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी के बैच में। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, कहते हैं ये स्थलीकृत घाट है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत आपस में मिलते हैं, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पर्वत आपस में मिलते हैं, आपस में इनका मिलन होता है। और ये जो नीलगिरी है, इसका मुझे बता दो सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर बता सकते हो आप? हाँ, इसका सर्वोच्च शिखर है दोदा बेट्टा, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर, ये तो नीलगिरी का है सर्वोच्च शिखर। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो मैंने फिगर बताया बनाया था दक्षिण भारत, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर पूरे दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ये है अनाई मुदी, अनाई मुदी, ठीक है? और अन्नामलाई के दक्षिण में और जब आप जाओगे तो आपको मिलेंगी कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ी। और यहीं से, कार्डमम पहाड़ी से, ये जो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है कन्याकुमारी वाला, ये कन्याकुमारी क्षेत्र सटा हुआ है, ठीक है? तो आपसे पूछा है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां मुझे बताओ, आंसर होगा कार्डमम की पहाड़ियां, सी पार्ट। इसको आप लोग मैप में पढ़िए तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। जियोग्राफी में आमतौर पर कुछ फैक्ट्स हैं जो याद करने पड़ते हैं, पहाड़ है, झीलें हैं, ये सारा का सारा आपको मैप तैयार करवाता है, ठीक है? और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कि पूर्व से पश्चिम में सजाओ, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैप तैयार होना चाहिए। बिना मैप के इस तरह के क्वेश्चंस गलत करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस आप कितने तैयार कर लोगे, 1000 2000 10,000,
लेकिन सवाल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो फिर सवाल गलत करोगे, आंसर उसका गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है, क्रम से। और अगर थोड़ा सा भी सीक्वेंस गड़बड़ाया आप उत्तर गलत कर दोगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले सह्याद्री, उत्तर, फिर नीलगिरी आता है, फिर इसके बाद अन्नामलाई और इसके बाद सबसे नीचे आ जाता है कार्डमम हिल्स। और यहीं से कन्याकुमारी सटा हुआ है। तो आंसर ए पार्ट ही सही हो जाएगा। 15 देखो, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी है। और साफ साफ आपके पेट में कहा गया है कि पहाड़ एवं पहाड़ियां। ठीक है, और इनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं कानन देवन पहाड़ी। कानन देवन पहाड़ी, ये केरल में पड़ती है, केरल के इडुक्की में। कानन देवन पहाड़ी। ठीक है, और इसी कानन देवन पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, मुन्नार हिल स्टेशन के पास है ये पहाड़ी। मुन्नार हिल स्टेशन। और ये जो मुन्नार हिल स्टेशन के पास पहाड़ी है, चाय की खेती होती है। इसके अलावा नीलगिरी की अगर हम बात करें, नीलगिरी में भी चाय उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। चाय उत्पादन क्षेत्र। इसके अलावा दार्जिलिंग का तो आपने नाम ही सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय, है ना? ये भी चाय उत्पादन क्षेत्र है, चाय उत्पादन क्षेत्र। इसके अलावा एक क्षेत्र है गिरनार। ये जो गिरनार है, यहाँ पर चाय नहीं होती है। दरअसल ये जो क्षेत्र है, ये गुजरात का है, गुजरात में। और यहाँ पर चाय का उत्पादन आमतौर पर नहीं होता है। आंसर होगा डी पार्ट। 16 देखो, 16 में कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को मिलाइए। एक तरफ पहाड़ी पर्वत हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। ये जो बटेश्वर पहाड़ी है, ये बिहार में पड़ती है। अ, बेलारी श्रृंखला, ये कहाँ पर पड़ती है? दरअसल बेलारी श्रृंखला पड़ती है ये कर्नाटका में। ठीक है, और चिन, ये श्रृंखला कहाँ पर पड़ती है? ये श्रृंखला पड़ती है आपकी चिन, यानी ये इस क्षेत्र में पड़ेगी, पूर्वी उत्तर भारत में, ये जो क्षेत्र है मणिपुर वाला। और घोशी, ये कहाँ पर पड़ती है? घोशी पड़ती है हरियाणा में। ठीक, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। अब आप इसको मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है? अच्छा, ये जो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये भारत में और भारत के अलावा ये नेपाल में, दोनों जगह अवस्थित है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो नेपाल और इसके अलावा सिक्किम, भारत का सिक्किम है हिस्सा। तो ए सॉरी, बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही होने चाहिए, है ना? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा है। गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, गॉडविन ऑस्टिन है और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट है, गॉडविन ऑस्टिन है और कंचनजंगा है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। कह रहा है कि सही क्रम क्या है? आपसे ये पूछा है, तो सही क्रम पूछ रहा है ना? जस्ट वेट। सही क्रम का मतलब है, अगर हम इनको ऊंचाई के आधार पर देखें, तो गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, फिर माउंट एवरेस्ट आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर केवल और केवल सी पार्ट में माउंट एवरेस्ट है, गार्डविन ऑस्टिन है और उसके बाद कंचनजंगा है। अगर हम एवरेस्ट की बात करें, तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8600 लगभग 8600, 11 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो सॉरी, किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। 8611 मीटर, है ना? इसके अलावा ये तो एवरेस्ट और K2 हो गया, और कौन बचा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में कहा जाता है कि लगभग लगभग 8500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास सभी चोटियां टहल रही हैं, लेकिन सबसे ऊंची है एवरेस्ट, फिर है K2, फिर है कंचन। तो सी पार्ट इसका सही होगा। कह रहा है कि नंदा देवी ये काहे का भाग है? नंदा देवी आप सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में कह रहा है कि नंदा देवी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। गढ़वाल हिमालय का भाग है और उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक,
कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी ये किस राज्य में अवस्थित है? ये तो राजस्थान में है और ये अरावली की है, सबसे ऊंची चोटी अरावली की। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो हालांकि गुरु शिखर है, लेकिन ये है कहाँ पे? ये है कुंभलगढ़ में। ठीक। नेक्स्ट देखो, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में इस समय काफी तबाही आई हुई है ना? अगर आप जाना चाहते हो घूमने तो मत जाइए। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है वो कौन सी है? धौलाधार और साथ ही साथ पीर पंजाल। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।